हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसमें हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q उस सब्सटेंस के ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर कितना चार्ज आया है, N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे और E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो हमारा जो N जो होता है यह प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, ऐसे ही प्लस माइनस 3। इसी प्रकार से ये N टर्म्स तक जाता है। सेम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। यदि किसी सब्सटेंस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर हम +1 मार्क करेंगे, n की जगह +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। तो वो जो सब्सटेंस था उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, सेम उस सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो हम इस तरह से किसी सब्सटेंस के ऊपर कितना चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, वो हम निकाल सकते हैं। हम कुछ सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो हम ट्राई करते हैं अभी। आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक सब्सटेंस है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसमें आवेश की मात्रा एवं उसका प्रकार बताइए। 100 इलेक्ट्रॉन जब किसी सब्सटेंस से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निकलने का मतलब होता है उसका पॉजिटिव हो जाना। तो जैसे ही उस सब्सटेंस से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वह जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 100 इलेक्ट्रॉन निकलने पर, तो वह क्वांटीकरण का जो हमने फार्मूला अभी देखा था, Q इज इक्वल टू होता है हमारा प्लस माइनस एन ई। यहाँ n आपको दिया हुआ है, गिवन है 100 इलेक्ट्रॉन से, और E आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। इसमें चूंकि बोला जा रहा है जैसे कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं बाहर, तो इस स्थिति में आपका जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 Q इज इक्वल टू, इसको हम 10 टू द पावर 2 लिखकर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलॉम। तो इस तरह से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलने पर उस सब्सटेंस के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलॉम चार्ज आ जाता है। क्वांटाइजेशन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ में, किसी सब्सटेंस में 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलॉम आवेश हो सकता है, चार्ज हो सकता है क्या। जो बात यहाँ पूछी गई है कि क्या किसी सब्सटेंस में 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलॉम चार्ज हो सकता है, इसको करने के लिए भी वही हम क्वांटीकरण का जो फार्मूला था हमारा क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू एन ई, उसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो ये वैल्यू जो हमें दिया हुआ है यहाँ 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये हमें उस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, इसलिए हम Q की जगह रखेंगे इसको 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मालूम है, इनको हम उसकी जगह हम n ही मार्क कर देंगे।
ई का वैल्यू हम रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 6.0 इंटू 10⁻⁻18 अपान में ये पहुंचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.75। 1.6 से हमने डिवाइड किया 6.0 को, तो हमारा आता है 3.75 इंटू, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10⁻⁻18 इंटू 10⁻+19। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 3.75 इंटू 10⁻1, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा आपका 37.5। यहाँ जो n का वैल्यू निकल कर आ रहा है 37.5, तो ये बात हमें समझना चाहिए कि क्या n इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हमारी इंटीजर मल्टीपल के रूप में होती है। यहाँ ये पॉइंट के रूप में जो वैल्यू आ रही है, इससे ये क्लियर होती है बात हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पूर्ण एक संख्या के रूप में जाता है, या 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 37 हो सकता था, 38 हो सकता था, लेकिन ये 37.5 नहीं हो सकता है। इसलिए किसी सब्सटेंस के ऊपर इतना चार्ज नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं जो क्वांटाइजेशन के, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए 1 कूलॉम चार्ज। तो फिर हम क्वांटाइजेशन के फार्मूले की मदद लेंगे, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ बोल रहे हैं एक कूलॉम आवेश में, तो इसकी जगह Q की जगह हमें रखना होगा एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N हमें निकालना है। E का वैल्यू हम लोगों को मालूम ही है, E होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसको क्रॉस करेंगे तो n का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ जब ये 1 में 1.6 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर गए तो आ गया हमारा +19। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा लिख सकते हैं इसको 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस तरह से एक कूलॉम चार्ज के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, जो कि वो शिफ्ट होते हैं या कोई बॉडी उसको लेती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता के ऊपर निर्भर है। इसमें बोला गया है कि किसी निकाय में +E, -3E, 5E और -7E चार्ज है। कोई सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा +E, -3E, 5E और -7E चार्ज है। बोला जा रहा है उस सिस्टम के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, ये हमें बताना है। देयर इज +E, -3E, 5E एंड -7E चार्ज इन ए बॉडी, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी। तो आवेशों की योज्यता में हमने देखा था कि उनका अलजेब्रिक योग सम किया जाए, उन सभी चार्जेस का
एल्जेब्रिक सम किया जाए तो इसके लिए हमने वहाँ पढ़ा था Q इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो हमें यदि उस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है, उस स्थिति में Q1 की जगह हम मार्क करेंगे प्लस E, Q2 की जगह आएगा हमारा -3E, Q3 की जगह आएगा 5E, Q4 की जगह आएगा -7E। इस तरह से E -3E 5E -7E, और जब इसको टोटल निकालते हो तो आएगा हमारा -3 -7 10, और ये 6 तो -4E। इस तरह से आपने उस सब्सटेंस के ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर जब चार्ज निकाला तो वो हमारा निकल कर आता है -4E। कूलॉम के नियम, कूलॉम्स लॉ की बात करने जा रहे हैं हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि जब समान चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। वहीं जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ जो आकर्षण और जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन और अट्रैक्शन है, उस समय जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम कूलॉम्स लॉ की मदद से निकालते हैं। तो कूलॉम्स लॉ में हमें बताया गया है कि जब 2 पॉइंट चार्जेस लिए जाएं, तो हमने माना कि A और B 2 पॉइंट हैं जहां हमारे 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस R है, और इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा Q1 और Q2 है। तो हम लोगों ने माना कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड परिमाण वाले 2 चार्जेस A और B पॉइंट पर R डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, कूलॉम्स लॉ के अनुसार उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोगों ने देखा इसमें यदि इन दोनों को मिला लिया जाए तो आएगा हमारा F(Q1 Q2) अपॉन R²। यहाँ कूलॉम्स लॉ में एक बात हमें समझ में आती है कि जो लगने वाला फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितना अधिक मैग्नीट्यूड होगा उतना अधिक फोर्स लगेगा। दूसरी बात, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, दूरी के ऊपर। यदि आप दूरी को बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाने पर हमारा फोर्स का वैल्यू कम होगा। यदि आप दूरी को कम करते हो, दोनों चार्जेस को करीब लेकर आते हो, उस कंडीशन में फोर्स हमारा कम होता है। यदि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ कि Q1 Q2 अपॉन R²। इस K को यदि हम क्रॉस कर लें, बाकी चीज़ों को पहुंचा देते हैं इधर, तो आएगा हमारा F(R²) Q1 Q2। अब हम इस K का यूनिट निकालते हैं तो K का जो हमारा यूनिट निकल कर आएगा, तो आप लोग देखेंगे फोर्स को हम लोग मेज़र करते हैं न्यूटन में, R डिस्टेंस से जिसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, Q1 Q2 हमारे चार्जेस होते हैं जिनको हम लोग मेज़र करते हैं कूलॉम स्क्वायर में। इस तरह से K का जो यूनिट होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में ये पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वायु या निर्वात में एयर या वैक्यूम में जो हमारा K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी। इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एग्जाम्स में इस एप्सिलॉन का भी हमसे यूनिट पूछा जाता है, तो इसकी मदद से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो जस्ट इसके उल्टा ही इसका यूनिट बनने वाला है हमारे लिए। तो इसका यूनिट होगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट होगा एप्सिलॉन का। ये भी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, वो यदि इस वैल्यू को हम पुट कर दें इसकी जगह, इस के की जगह, तो आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ये फार्मूला हमारा वायु या निर्वात के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए है। हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि इस वैल्यू को, एप्सिलॉन की वैल्यू को इसकी जगह पुट करें, तो वो भी करते हैं हम लोग। देख के = 1/4, इस पाई की जगह लिख दिया हमने 3.14। इस एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है हमारा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के का जो वैल्यू प्राप्त होगा 8.9875 इंटू 10⁻9। के का वैल्यू हमें प्राप्त होता है 8.9875 इंटू 10⁻9। इसको हम राउंड फिगर में इस वैल्यू को लिख सकते हैं k = 9। इस वैल्यू की जगह हमने 9 रख दिया और फार्मूला इसकी जगह 9 इंटू 10⁻9। इस तरह से k का जो वैल्यू होता है एयर या वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻9 हो सकता है। तो इस तरह से F = लिया जा सकता है 1/4 एप्सिलॉन 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आपका, ये एयर या वैक्यूम के लिए होता है। इसके आगे हम लोग जब किसी अन्य माध्यम की बात करें, अन्य किसी माध्यम पर, अन्य किसी मीडियम, अदर किसी मीडियम की बात करें, तो उस कंडीशन में जो k होता है उसकी जगह हमारा आता है 4 एप्सिलॉन। अन्य किसी माध्यम में जाने पर आता है हमारा k = 1/4 एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन की जगह हम लोग एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं। ये भी हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है, और इसकी जगह हम लोग एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं, जहाँ के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताता है, परावैद्युतांक को बताता है ये के। तो यदि हम इसको मार्क कर देते हैं इसकी जगह, तो आएगा हमारा के = 1/4 एप्सिलॉन 0 के। आप लोग देखेंगे ये इस वैल्यू को यदि हम लोग, जो हमारा कूलॉम्स लॉ था, F = इसकी जगह पुट करते हैं, तो आएगा 4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा उस स्थिति का है जब हम किसी माध्यम में हों, अदर किसी मीडियम में हों, तब हमारा फार्मूला निकल कर आता है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।